हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उस लेक्चर में वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम सेकंड पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अजम्पशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी थी। हमने वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। उन कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में बीपीटी किस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है, और इन द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने देखा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 भी हो सकती है या फिर sd3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है। sd3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होती है तो आउट ऑफ 5 d ऑर्बिटल्स में जो 3 ऑर्बिटल यहाँ यूज हो रही है, दीज आर द dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स। ओके, तो let's start with this example. In this complex is anion complex and the nickel atom is the central metal atom। और अब हम देखते हैं कि निकिल यहाँ पे मेटल एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर वो यहाँ केटायन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेट्स सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल यहाँ क्या है। निकिल को हम जिसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम जो चार्ज ऑन द लिगेंड होता है वो कंसिडर करते हैं। तो चार्ज ऑन द लिगेंड क्या है, क्लोराइड है, यहाँ पे -1 चार्ज कैरी करता है ये, और इनका नंबर कितना 4। तो 4 -1 एंड इज इक्वल टू, उसके अपोजिट साइड हम लिखते हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स दैट इज -2। x इज इक्वल टू -2 + 4 इज इक्वल्स टू +2। तो निकिल यहाँ पे एटान के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। तो निकिल जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 28, और ग्राउंड स्टेट में इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 3d8 4s2। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। क्या 3d8 and 4s। अब कॉम्प्लेक्स में ये Ni+2 फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 3d8 4s0।4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। अब जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो आपको पता है जो लीगेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर रहे हैं वो लीगेंड क्या है, वीक लीगेंड है। क्लोराइड इज अ वीक लीगेंड। तो हमने अजम्पशंस में देखा था कि वीक लीगेंड पेयरिंग नहीं करवा सकते हैं, उनके पास वो टेंडेंसी नहीं होती है कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, या अनपेयर्ड ही रहेंगे, पेयर नहीं होंगे। तो उसके बाद क्या देखना होता है कि लिगेंड कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो मेटल के ऊपर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन सी हैं, 4s and 4p orbitals are vacant orbital on the Ni2 positive cation। तो ये 4s and 4p orbital are of same energy, तो ये आपस में ओवरलैप करती हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती हैं। और यहाँ से इन दोनों के ओवरलैपिंग से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती है। उन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्लोराइड आयन अपने लोन पेयर को ट्रांसफर करके यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही है दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज sp3। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पे टेट्राकार्बोनिल निकिल कॉम्प्लेक्स है। तो
टेट्रा कार्बोनिल निकेल कॉम्प्लेक्स में हम पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल निकालने के बाद हम देखते हैं कि वो केटायन फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे या फिर एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए एक्स, कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो उसके ऊपर कोई चार्ज कैरी नहीं होता, तो 4 × 0, और ये कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स विल बी 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है निकेल के ऊपर। तो निकेल का भी हमें पता है, निकेल जेड होता है इसका 28, और ये ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है एटम की फॉर्म में, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d 4s एंड 4p। डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब आपको पता है कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो वैकेंट ऑर्बिटल बचती है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है। तो पेयरिंग किस तरह से होगी, देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उठ के क्या आ जाते हैं, 3d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जब 3d 10 में कन्वर्ट हो जाता है और 4s क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। अब जो 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CO और CO विल डोनेट देयर लोन पेयर टू द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल कौन कौन सी हैं यहाँ पे, s and p3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट कॉम्प्लेक्स इज द डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट है वो भी यही शो करती है कि कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डायमैग्नेटिक है। वो डायमैग्नेटिक कब होता है, जब यहाँ पे कोई भी पेयर्ड सारे के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमें भी यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इन दिस कॉम्प्लेक्स इज एन आयन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज देखते हैं। तो x प्लस एक ऑक्सीजन टू नेगेटिव चार्ज क्या लिखता है, तो 4 × -2 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल टू -8 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल टू +7, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है दैट इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 25, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d5 एंड 4s2, ठीक है, 3d5 4s2। अब यहाँ +7 में है तो Mn इन +7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, ठीक है, ऑल ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। तो अब 3d और 4s ऑर्बिटल्स क्या कर सकती हैं, ओवरलैप करेंगे एंड फॉर्मेशन करेंगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा MnO4। ओके, एक बात ध्यान रखिए, हमने ये अब प्रिंसिपल जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाता है, और जो हायर एनर्जी की ऑर्बिटल होती है उसमें बाद में फिल किया जाता है। और अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना होता है तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होता है, बाद में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 4s की एनर्जी होती है वो लोअर देन 3d एनर्जी होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है 4s में फिल किया जाता है। लेकिन अगर 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसके बाद 3d में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 3d में इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद 4s के इलेक्ट्रॉन्स का इन 3d इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन होता है, और जो 4s जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, और वो 3d एनर्जी की ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उससे ज़्यादा हो जाती है।
तो उस जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो एनर्जी ऑर्डर ये रखा जाता है कि 3d पहले आता है 4s, बिकॉज आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s की एनर्जी ज़्यादा चली गई है। जब दोनों ही ऑर्बिटल एम्प्टी होती है, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो ये है कि 4s की एनर्जी 4s की एनर्जी कम होती है एज कम्पेरेटिवली 3d। ठीक है, तो अब यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं, तो 4s की एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने लगेगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, और यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। और जहाँ पे ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दीज आर sd3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज dxy, dyz एंड dzx, और ये s ऑर्बिटल है हमारी 4s ऑर्बिटल। ठीक है, ये ओवरलैप करके इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कॉम्प्लेक्स में क्या है, कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपको है दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। sd3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्लियर है ये बात आपको? ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे क्रोमियम का आयन जो है वो उसका नंबर जो है 2 है, और यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ब्रिज कर रही है 2 क्रोमियम को। तो पहले हम यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स आती है +6। अब निकाल कर देखिएगा, अभी तक हमने जो देखा वो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, x = +6 यहाँ पे। तो आपको पता है क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 24, और अब ये जब एटम की फॉर्म में होता है तो इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d 5 एंड 4s1। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। तो क्रोमियम क्या होगा, +6 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और एम्प्टी होगा ये। अब एम्प्टी होगा तो हमने देखा था, अभी मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो 4s को हम पहले लिखते हैं और 3d को बाद में, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है एज कंपेरेटिवली 3d के। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से होता है ये। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो क्रोमियम एटम है, तो मैं दोनों को +6 में यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ। ओके, अब क्या होगा, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 7। तो देखिए क्या है कि जो 3 ऑक्सीजन एटम है वो कंप्लीटली डोनेट करती है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स टू द 1 क्रोमियम ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन दिस मैनर। ठीक है, इस क्रोमियम में भी 3 ऑक्सीजन एटम अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं। ठीक है, अब जो हमारे 7th ऑक्सीजन बच जाती है वो क्या करती है, दोनों जो क्रोमियम एटम है उनको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है इन दिस मैनर। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ज्यादा होते हैं, इसीलिए एक ऑक्सीजन भी दोनों क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है। तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसका जो बनता है दैट इज इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल्स हैं, आप दोनों के केस में देखिए sd3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, sd3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या नहीं वो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट, जब हम अजम्पशंस पढ़ रहे थे इस थ्योरी के, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो dsp2 होती है।
साथ ही मैंने वहाँ पे बताया था कि जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पे वो डी जेड स्क्वेयर है, तो वहाँ पे थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, दैट इज नॉट डी जेड स्क्वेयर, दैट डी ऑर्बिटल इज डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो आपको अब उसको वहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, जो डी ऑर्बिटल होती है वो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होती है, और जो दो पी ऑर्बिटल होती है दीज आर पी वाई एंड पी एक्स। मतलब यहाँ पे जेड जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पे लाई नहीं करती है ना डी ऑर्बिटल से और ना ही पी ऑर्बिटल से। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे निकल का एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ देखते हैं। एक्स साइनाइड क्या है, एक नेगेटिव स्पीसीज है, तो -1 चार्ज कैरी रखता है यहाँ पे, तो -1 × 4 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल टू +2। तो निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल का एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 28, तो ये 3d8 4s2 होता है। ठीक है, अब +2 फॉर्म में प्रेजेंट है ये, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 रिमूव होंगे। रिमूव कहाँ से होंगे, जो हाई एनर्जी की ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, तो 4d और 3s में से 4s की एनर्जी ज्यादा है, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिमूव होंगे इसमें। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स कैसे बना है ये। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, अब आपको पता है यहाँ पे Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इट हैव द टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, जिससे कि वो स्पेस क्रिएट करा सके ऑन द मेटल के टाइम। तो अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपको, एक ऑर्बिटल एम्प्टी दिखाई दे रही है, और साथ में यहाँ पे क्या है S and this 3 ऑर्बिटल ऑफ P। तो अब क्या होगा, जो साइनाइड है वो इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इन dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है कॉम्प्लेक्स की, और ज्योमेट्री क्या है इसकी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। और इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो मेजरमेंट है वो भी ये इंडिकेट करती है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीजें हमें ऑर्डर से सोल्व करते जाना है, तो आपको कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है कॉम्प्लेक्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के बाद जितने चार्ज उस पर आया है उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको उसकी ग्राउंड फॉर्म से एमिट आउट कर देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि लीगेंड कौन सा अटैच है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है या फिर वीक लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो आप पेयरिंग करा देंगे, और पेयरिंग कराने के बाद जो लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स बचती हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है लीगेंड होता है वो उतनी ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। और वो जो ऑर्बिटल्स होती है वो जो जिनमें कि लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको काउंट करके हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगी। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के डोनेट करने के बाद भी, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ पे सिंगली फील्ड बच रहे हैं ऑर्बिटल में, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ओके स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ये एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले निकालते हैं एक्स। अमोनिया क्या है, यहाँ पे एक न्यूट्रल लिगेंड है तो उसकी वजह से कोई चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। 4 × 0 = +2, एक्स यहाँ पे आता है +2। कॉपर यहाँ पे लाई कर रहे हैं इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 29, और जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d10 4s1। ठीक है, एंड 4s1 ये इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब कॉपर यहाँ पे +2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d9 4s0। ओके,
इस तरह से होगा 3d9 4s0 इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो क्या होगा, अब आप पहले लिगेंड को देखिए किस तरह का लिगेंड है, पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि ये बॉर्डर लाइन पे लाई करता है और जो हमारे पीवीटी है उसमें इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर किया गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी यहाँ पे पर पेयरिंग नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या है कि पेयरिंग होने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, यहाँ पे सिंगली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अगर पेयर कराना होगा तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो होना चाहिए ताकि पेयरिंग हो सके। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर हो नहीं सकता बिकॉज एक ऑर्बिटल सिर्फ मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकती है। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकती है। तो होगा क्या, यहाँ पे इसके आगे जो वैकेंट अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और जो ये ऑर्बिटल्स हैं दीज आर sp3। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब आती है, जब कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिडाइजेशन और जब हम बीबीटी अप्लाई करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स क्या आता है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैरी करता है ये कॉम्प्लेक्स। बट ESR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनके अकॉर्डिंग जो ये स्ट्रक्चर है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अकॉर्डिंग ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, DsP2। तो उसको अगर कंसिडर करा जाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो फिर हाइब्रिडाइजेशन ये कंसिडर होगी। अब ये कंसिडर अगर हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको कंसिडर करने के लिए, DsP2 को कंसिडर करने के लिए हमें एक डी वैकेंट चाहिए। तो क्या किया गया कि इस एक इलेक्ट्रॉन को उठा के हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगी। देखिए किस तरह से, ये जो इलेक्ट्रॉन था, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उसको जंप करा दिया गया है हायर एनर्जी ऑर्बिटल 4p की जो जेड ऑर्बिटल, क्योंकि जेड ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो एम्प्टी रहती है। तो उसमें उठा के इसको पुट किया गया टू फॉर्म द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, एस ऑर्बिटल एम्प्टी है और 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है जो कि हाइब्रिडाइज्ड होती है आपस में, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करती है। इसके अकॉर्डिंग अब हमारा जो ESR और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रही थी, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। लेकिन ये ठीक है, हो गया स्क्वायर प्लेनर। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से जंप करके हायर एनर्जी में चला जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ड्यू टू द अनस्टेबल और ड्यू टू द हाई एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन अंडरगोज द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में ये जाएगा तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ये ऑक्सीडेशन में जाता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है +3 आयन में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। तो अब यहाँ क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज हो गया यहाँ पे। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है आफ्टर द ऑक्सीडेशन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक्सपेरिमेंटली फाइंडेड दैट दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब फिर से सारा यहाँ पे कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया कि पहले टेट्राहेड्रल निकल के आ रहा था, फिर टेट्राहेड्रल को स्पेक्ट्रोस्कोपी ने डिनाई कर दिया कि टेट्राहेड्रल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेनर को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जम किया गया हायर एनर्जी पीजेड ऑर्बिटल में। फिर उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स तो बन गया DsP2 स्क्वायर प्लेनर, लेकिन अगर जो हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्सीडेशन में जाएगा। ऑक्सीडेशन में जाने के बाद इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना चाहिए। अगर ये हायर एनर्जी में जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसको करना चाहिए इस तरह से, लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहाँ नहीं जाता। ठीक है, तो अब जो हमारे साइंटिस्ट आए अगेन, उन्होंने इसका फाइनल स्ट्रक्चर दिया और उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर ही है। देखिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से आती है।
ठीक है, हगिन्स ने फिर इसका फाइनल स्ट्रक्चर दिया, ऑल्सो स्क्वायर प्लेनर था वो स्ट्रक्चर भी। तो उन्होंने किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कराई है इसकी, ये हमारे पास 3D, दिस इज 4s, दिस इज 4p एंड दिस इज 4d। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3D 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4s हमारा एम्प्टी हो गया आयन की फॉर्म में जब ये आता है तो, और 4p अवेलेबल है। तो होता क्या है, उन्होंने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कराई है, इन दिस मैनर। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो क्या है, ठीक है, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में देखिए क्या है, sp2d, ये भी स्क्वायर प्लेनर को फॉर्म कर रही है। वो इनर ऑर्बिटल यूज हो रही थी या एक्सटर्नल ऑर्बिटल यूज हो रही है, जैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने थे ऑक्टाहेड्रल में, उसी तरह से यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जंप भी नहीं किया। तो एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्म भी नहीं होगा, ठीक बात है, क्योंकि ये अभी अपनी नॉर्मल एनर्जी में, तो ये अनस्टेबल नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। और जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो sp2d आ रही है, जो कि स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। अच्छा, डाउट ये आ रहा होगा कि इसमें क्यों नहीं फिल किया, तो इसमें इसलिए फिल नहीं किया क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है दैट इज pz, और pz आपको पता है वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन उसकी लॉस लाई करती हैं। तो मैंने कहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, पहले जो सेकंड ऑर्बिटल होती है आपस में कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहली कंडीशन है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो कि हाइब्रिडाइजेशन में जाने वाली है उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, उनकी शेप सेम होनी चाहिए, वो एक ही प्लेन में लाई करती हुई होनी चाहिए। तो होता क्या है कि एनर्जी तो इनकी कंपेरेबल है 4p की 4s से, लेकिन जो pz वाली ऑर्बिटल है उसकी जो डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन लाई करती है। तो इसकी जो शेप है वो इन ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंगली सेम नहीं है, जिसकी वजह से इनमें ओवरलैप नहीं हो पाता और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं कर पाती। जो 4d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी भी देखो 4p एंड 4d सेम एनर्जी। तो और उसमें जो dxy या dyz में से जो भी कोई एक ऑर्बिटल है, सॉरी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल ये जो है, ये इसका जो प्लेन है वो इन ऑर्बिटल्स के प्लेन के साथ मैच करता है, तो जिसकी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में जाती है और इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कॉपर इज +2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर लाई करते हैं 3d9 में लाई करने के बाद हमारे पास ऑर्बिटल बची थी कि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, पेयरिंग नहीं हो सकती, वेदर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पे 4s एंड 4p में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है बाय द अमोनियम लिगेंड, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कंफर्म करती है। बट उसके बाद ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी ने कहा कि ये जो है कॉम्प्लेक्स वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। वो क्यों कहा, क्योंकि इनके अपने पैरामीटर है कॉम्प्लेक्स को जज करने के, बॉन्ड लेंथ वगैरह के बेसिस पे जज करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जज करती है। तो जब इन्होंने उस कॉम्प्लेक्स को रीड किया तो उनको कहते वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आ रहा था। ठीक है, इन्होंने कहा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होनी चाहिए। तो जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें बनानी पड़ेगी तो हमें जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसको जंप करा के हायर एनर्जी में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ऐसा कंसिडर किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप होके 4pz में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल हो जाने के कारण ऐसा एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये ऑक्सीडेशन में जाकर इस नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। फिर एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। तो फिर यहाँ पे डाउट आता है कि क्या ये इस तरह से स्क्वायर प्लेनर बनता है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए हगिन, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये हाँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही है और उसमें कोई ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसकी चेंज नहीं होती। उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया इसको, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज अपने पोजीशन पे रहता है। उन्होंने कहा कि जो डी ऑर्बिटल dsp2 में इन्वॉल्व हो रही है वो इनर डी ऑर्बिटल ना होकर के आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगी, और जो ये बीच में वैकेंट ऑर्बिटल लेफ्ट हो जाती है इसका कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, तो सेम एनर्जी में हमने कहा था फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
हो सकती है। और इसका प्लेन जो है इन ऑर्बिटल की जो लोब है वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, तो ये मैच नहीं करती है टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद द 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से 4d ऑर्बिटल इन दोनों ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके sp2d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है, और इन ऑर्बिटल्स में फिर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, इन द एंड हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशंस क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो सब हम देखते हैं कौन से कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फर्स्ट लिमिटेशन इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड, इज दैट व्हिच लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हिच इज वीक। हमने देखा कि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कुछ लिगेंड वीक लिगेंड है, लेकिन ये वो एक्सटेंट नहीं बता पाए कि कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड कितना वीक है, ये इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जैसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाती है, वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं हो पाती, तो वो रीजन क्या है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग काज करते हैं और वीक लिगेंड में वो पेयरिंग नहीं हो सकती है, तो वो रीजन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और ये जो थ्योरी है उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट की जा रही है वो हमने फॉर्मूला यूज किया था √nn+2, तो वहाँ पे वो कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि टेम्परेचर का मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमने जो और नए कॉम्प्लेक्सेस देखे वहाँ पे हमने देखा कि जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है उससे ज़्यादा आती है। उसका रीज़न क्या है कि उसको टेम्परेचर इफेक्ट करता है, बट ये वाली चीज़ इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की थी, तो ये उसकी लिमिटेशन में आता है। नेक्स्ट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्टोर्शन इन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि हमारे पास ये हेक्सा एक्वा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है और हेक्सा एक्वा कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स में एक टाइप का डिस्टोर्शन होता है जिसे जॉन टैलर डिस्टोर्शन कहा जाता है। और वो होता क्यों है, क्योंकि जो इसके डी में जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो कुछ इस तरह से स्प्लिट होती हैं कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से ये डिस्टोर्शन शो करता है। वो सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ एक टर्म्स चाहिए होंगी जो अभी हमने नहीं पढ़ी है। वो CFT जब क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इनको देखते हैं कि इनमें किस तरह से डिस्टोर्शन होता है। अगर अब हम इनको देखें तो ये नॉर्मल VPT की हेल्प से अगर इनको सोल्व करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स पे निकाल लेते हैं हम, और उसके बाद जो ऑर्बिटल लेफ्ट बच जाते हैं या तो D2sp3 बचेंगे या sp3d2, उनमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करके कर देते हैं। बट इनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है इनमें, और वो डिफरेंट जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, CFT ने बाद में उसको एक्सप्लेन किया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं इस थ्योरी ने जिनकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन की है, उन कॉम्प्लेक्सेस का कुछ कलर होता है अपना अपना। वो कलर क्यों है, किसी का इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है, किसी की इंटेंसिटी कम क्यों है, और वो उस इंटेंसिटी के क्यों है, वो सारी चीज़ें इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की थी। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस तरह से हो रही है कॉम्प्लेक्स की और उसका रेट क्या है, ये भी इस थ्योरी को ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये नहीं कर पाई थी उसको एक्सप्लेन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 पॉजिटिव। ये हमने अभी देखा कि इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर क्या था, टेट्राहेड्रल था, बट रियली में हमने इसको देखा कि ये sp2d यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, आउटर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन में आता है, इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी। क्योंकि ये बहुत पहले आ चुकी थी तो सारी चीज़ों को एक साथ फाइंड आउट करना किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ वो एक्सप्लेन कर पाए थे पॉलिंग, कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो ये सारी बातें हैं। बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसने इनको कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सारे लिमिटेशन उससे भी कवर नहीं हो पाई। उसके बाद फिर थर्ड थ्योरी आई लिगेंड फील्ड थ्योरी, उन्होंने ये सारे लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया था, और फाइनल जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी सारी डिटेल्स वहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म होती है। और स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है किसी भी रीज़न से, चाहे पढ़ाने के तरीके में आपको कोई प्रॉब्लम है या विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो मैं चाहूँगी कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच।